नमस्कार। साइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं भोपाल सिंह आज आप लोगों के सामने एक कॉमन सा टॉपिक लेके आया हूं जो कि लिटरेचर वाले स्टूडेंट के लिए और ग्रामर वाले स्टूडेंट के लिए दोनों को दोनों के लिए वो इक्वल है। यहाँ तक कि जो जीके में भी ये वाला पोर्शन रहता है। ये टॉपिक जो नाम है ये है देयर इज भाषा का विकास क्रम, या आप कह सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है वो कैसे हुआ था। तो टॉपिक का नाम ही दे देते हैं दैट इज आर्य भाषा का विकास, भारतीय आर्य भाषा, या आप कह सकते हैं कि भाषा का उद्भव और विकास। दोनों टॉपिक सेम ही है। भाषा का उद्भव और विकास, भाषा का उद्भव और विकास, या भारतीय आर्य भाषा, या फिर भाषा का उद्भव और विकास। देखो, बहुत टाइम पहले विद्वानों की कमेटी गठित की गई, निर्णय ये लिया गया कि भाई हम भाषा का जो विकास क्रम है वो कब से निर्धारित करें, कि मतलब कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई होगी, उसका विकास क्रम कैसे हुआ होगा, कैसे चलकर वो आगे बढ़ी होगी। तो इस तरह से विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। सभी विद्वानों ने इकट्ठा होकर एक मान्य मत बनाया। तो इस तरह से उन्होंने एक लास्ट निष्कर्ष पे वो यहाँ पे पहुंचे कि जब आर्य लोग जब भारत में आए थे तो वहां से जो है उन्होंने भाषा का विकास क्रम करना शुरू कर दिया। बोला कि भी वहां से जो है वो भाषा का विकास क्रम शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना जाता है। तो जब आर्य भारत पे आए थे तो उसके बाद जो भाषा वो बोलते थे दैट इज वो संस्कृत थी। तो संस्कृत से ही भाषा का विकास क्रम माना जाता है। और क्वेश्चन अगर ऐसा भी आपको एग्जाम में आया कि भाई भाषा का विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो वो भी आप लोग संस्कृत भाषा ही करना। तो अगर मैं इसके विकास भाषा के विकास क्रम की अगर बात करूं तो इसको तीन भागों में हम देख सकते हैं। तो इसको ऐसे तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है प्राचीन आर्य भाषा काल, प्राचीन आर्य भाषा काल, और दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल, और तीसरा जो विकास किया उन्होंने वो है आधुनिक आर्य भाषा काल, आधुनिक आर्य भाषा का। इस तरह से उन्होंने तीन भागों में पूरे आज तक के यानी कि 3500 सालों के जो भाषा का विकास क्रम है या आर्य भाषा काल का जो विकास क्रम है उसको डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? तीन भागों में। सर्वमान्य मत में माना गया। किसी ने बोला कि प्राचीन आर्य भाषा काल, विद्वानों में मतभेद है। अगर आप लोग कोई भी ग्रामर अगर क्या बोलते दृष्टि की बुक फॉलो करते हो या कोई हिंदी से लिटरेचर की अगर कोई शुक्ल की बुक फॉलो करते हो, विद्वानों में मतभेद है, टाइमिंग का मतभेद है। तो किसी ने माना कि प्राचीन आर्य भाषा काल का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 1800 ईस्वी पूर्व से, यानी कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। 1800 ईस्वी पूर्व से लेके माना कि भाई 500 ईस्वी पूर्व तक जो विकास क्रम था वो किसका था? प्राचीन आर्य भाषा काल तक था। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो ये है कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक जो टाइमिंग है वो किसकी है? वो प्राचीन आर्य भाषा काल की है। और मध्य आर्य भाषा काल की इसमें सीमा क्या है? वो है 500 ईस्वी पूर्व से लेके आपके 500 ईस्वी तक, 500 या 1000 ईस्वी तक कर देना, यहां पे 1000 ईस्वी। और आधुनिक आर्य भाषा काल यानी कि 1000 ईस्वी के बाद आज तक, आजकल कितना है? 2023 चला है। तो 2023 तक जो भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है तो वो हम पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषा काल में। ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जेबीटी के लिए हो, जेबीटी में भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी बोली का उद्गम कहां से हुआ, कौन से अपभ्रंश से हुआ है, या विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, जीके में भी आता है। और सबसे मोस्ट दैट इज जो लिटरेचर के स्टूडेंट है, एलटी के लिए हो आप चाहे पीजीटी के लिए हो, यहां तक कि नेट जेआरएफ में भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। थोड़ा डीप आता है लेकिन आता जरूर क्वेश्चन है। अब सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों को प्राचीन आर्य भाषा काल की, कि प्राचीन आर्य भाषा काल में कौन सी भाषा थी सबसे पहले विश्व में, कौन सी या भारत में सबसे पहले कौन सी भाषा थी, या जब आर्य लोग जो है भारत में आए थे तब भारत में कौन सी भाषा बोली जा रही थी। तो भारत में इस समय में आज से यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व, है ना, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसको बीसी भी बोला जाता है अंग्रेजी में, एडी और बीसी, यानी कि बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 1500 ईस्वी पूर्व जो है यहाँ पे एक भाषा बोली जाती थी, उसका नाम था दैट इज संस्कृत। यानी कि संस्कृत में भी देखो एक भाषा थी, उसका नाम था संस्कृत। संस्कृत भाषा बोली जाती थी इस टाइम पीरियड में। क्लियर है? संस्कृत भाषा का एक रूप था, उसका नाम था वैदिक संस्कृत। वो था वैदिक संस्कृत, जो कि सबसे शुद्ध संस्कृत थे। यानी कि जो आप लोगों के वैदिक संस्कृत जो है वो बिल्कुल शुद्ध संस्कृत थी।
जिन ग्रंथों की रचना, ठीक है, वैदिक संस्कृत में हुई वो कौन कौन से थे। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि वेदों की रचना कौन सी संस्कृत में हुई है, ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है उपनिषदों की रचना कौन सी संस्कृत में हुई है। तो यहां पे देखना, देखो ये शब्द जो बना है वो वेद जम एक से बना है, तब जाके वैदिक बनता है। ये उपसर्ग प्रत्यय हम व्याकरण में देखेंगे, जैसे जब वेद जमा इक बनता है तो इक प्रत्यय जब लगता है तो वो दीर्घ कर देता है, तो ये वैदिक बन जाएगा, तो ऐसे वैदिक बन जाएगा। तो इसको तो छोड़ो, लेकिन ये क्या बोल रहा है, वेद जमा एक, मतलब कि जो वेदों की भाषा है, जो वेद है, वेद कौन कौन से हैं, वेदों की भाषा। जैसे मैं यहां पे कर देता हूं, जैसे ऋग्वेद है, आप लोग जानते ही हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद मान ले, या यजुर्वेद बोल दो आप लोग, यजुर्वेद, या आप सामवेद कर दो, सामवेद, या चौथा आप अथर्ववेद कर दो, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। या आप लोग वेदों की भाषा बोलो, या फिर उपनिषद। यहां पे मैं अगर उपनिषद की बोलूं, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया उपनिषद कि उपनिषदों की भाषा कौन सी है, जो आपके उपनिषद है, आपको पता है कि टोटल उपनिषद कितने हैं, लगभग 108 उपनिषद है टोटल, लेकिन उसमें से मूल उपनिषद कितने हैं, तो मूल उपनिषदों की संख्या है 12। तो वो जो उपनिषद है, वो उपनिषद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में। अगर वैदिक संस्कृत का समय आप लोगों से पूछा जाए कि वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड कितना था, वो याद रख लेना, वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो भाषा बोली जा रही थी वो वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, ये विद्वानों द्वारा मान्य है कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक जो भाषा बोली जा रही थी वो कौन सी भाषा थी, वो थी वैदिक संस्कृत। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि वेदों की रचना कौन सी भाषा में हुई है, तो वैदिक संस्कृत में। अगर यह पूछा जाए उपनिषदों की भाषा कौन सी है, तो वो भी वैदिक संस्कृत। अगर जो संहिताएं हैं, है ना, वेदों की जो संहिताएं हैं, अगर ये ऐसा भी आया संहिताएं, तो उनकी भाषा भी कौन सी हो जाएगी, वो भी आप लोगों की वैदिक संस्कृत ही हो जाएगी। तो ये चीज याद रखना, चाहे वेदों की भाषा बोलो, चाहे आप लोग क्या बोलते उपनिषदों की भाषा बोलो, चाहे संहिताओं की भाषा बोलो, उनकी भाषा कौन सी है, उनकी भाषा वैदिक संस्कृति है। और अगर मैं इसके ग्रामर की अगर थोड़ी सी बात कर देता हूं वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत का जो ग्रामर था ना, हाँ, विश्व का पहला व्याकरण, यहां पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, विश्व का सबसे प्राचीनतम या पहला व्याकरण की अगर बात करते हैं व्याकरण, तो वो लिखा था संस्कृत का सबसे पहले महर्षि पाणिनि जी ने। पाणिनि, महर्षि पाणिनि एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने विश्व का सबसे पहला व्याकरण लिखा था। कौन सी भाषा का लिखा था उन्होंने, संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था। संस्कृत भाषा का उन्होंने व्याकरण लिखा था, विश्व का पहला व्याकरण। उसके बाद जो है और विद्वानों ने अपना अपना व्याकरण लिखा, अपनी अपनी भाषा का व्याकरण लिखा, फिर उनको संज्ञा दी गई, जैसे प्राकृत का पाणिनि, अभ्रंश का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि। हिंदी का पाणिनि मैंने जैसे आपको बताया था कि कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने 1920 में हिंदी का ग्रामर लिखा था, व्याकरण लिखा था, हिंदी व्याकरण, तो वो हिंदी के पाणिनि उनको कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो वेदों की जो भाषा है वो कौन सी है, आप लोगों की वैदिक संस्कृत है, और आपके उपनिषदों की भाषा या संहिताओं की भाषा जो है वो भी कौन सी है, वो आप लोगों की वैदिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक था। 1000 ईस्वी तक जो भाषा चली वो कौन सी चली, आपकी वैदिक संस्कृत चली। तो अब दूसरी जो भाषा है आप लोगों की, अब यहां पे एक चीज आप लोग ध्यान दो, ये जो वैदिक भाषा चली वो चली 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। आप मुझे एक चीज बताओ, आजकल जो ईस्वी चला है दैट इज 21वीं ईस्वी, यानी कि 2023 चला है आजकल, राइट। आज अगर 2023 चला है, अगर मैं आज से कंटिन्यू अगर बात करूं, 500 सालों की बात कर देता हूं, मिनिमम मैं लेके चलता हूं 500 साल। क्या 500 साल तक ये जो हिंदी में आज बोल रहा हूं, क्या ये हिंदी ऐसे ही बोली जाएगी या इसमें कुछ एक चेंज हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, आज से 500 साल बाद जो इस भाषा में कुछ एक चेंज हो जाएंगे। सेम वैसे ही कहां पे हुआ, संस्कृत भाषा में हुआ, इस वैदिक संस्कृत में हुआ। हुआ क्या कि जब ये भाषा बोली जा रही थी, देखो टाइम पीरियड क्या माना गया इसका, 1500 ईस्वी से माना गया। 1500 ईस्वी से ये बोली जा रही थी, बोली जा रही थी, बोली जा रही थी, जब 1000 ईस्वी तक ये पहुंची लगभग, इस भाषा में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। ठीक है, तो जो बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, उस भाषा को नाम दिया, उस भाषा को दूसरा नाम दिया, दैट इज लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इस भाषा को क्या नाम दिया, दैट इज लौकिक संस्कृत। याद रखना, लौकिक संस्कृत को क्लासिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए शायद नया हो, अभी तक पेपर में नहीं आया, आ सकता है। लौकिक संस्कृत को क्लासिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, ये कौन सी संस्कृत थी? जो वैदिक संस्कृत से थोड़ा सा बदलकर सामने आई थी, उसको नाम क्या दे दिया गया? उसको लौकिक संस्कृत का नाम दे दिया गया। अगर मैं लौकिक संस्कृत के समय की अगर बात करूं कि लौकिक संस्कृत का समय क्या है, तो वो याद रखना, वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व तक। ये किसका टाइम पीरियड है? ये है आप लोगों का लौकिक समय, लौकिक संस्कृत का समय। ठीक है, किससे आई थी ये? वैदिक संस्कृत से। तो वैदिक संस्कृत से जो परिवर्तन सामने आया था वो किस नाम से आया था? दैट इज लौकिक संस्कृत से। अब क्वेश्चन ये आता है कि वैदिक संस्कृत में तो हमने देखा कि किस किस ग्रंथों की रचना हुई, वेदों की हुई, उपनिषदों की हुई, संहिताओं की हुई। तो लौकिक संस्कृत में किस किस की रचना हुई? ये एक नया क्वेश्चन यहां पे बनता है। तो लौकिक संस्कृत में आप लोग रामायण पढ़ते होंगे, रामायण आप लोगों ने पढ़ते होंगे यार, महाभारत, महाभारत, या आप कालिदास की रचनाएं, मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे रघुवंश है, ऋतुसंहार है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये जो रचनाएं हैं, इनकी भाषा जो है वो कौन सी है? वो है लौकिक संस्कृत। या आप लोग साहित्य के अगर स्टूडेंट होंगे आप में से, तो आप लोगों ने भरतमुनि को जानते होंगे, भरतमुनि है ना, उनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र, उसकी जो भाषा है वो भी कौन सी है? या नाट्य शास्त्र में यहां पे चलो रचना लिख देता हूं, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ये जो रचना किसकी है? भरतमुनि की रचना है। यानी कि भरतमुनि की ये जो रचना है नाट्य शास्त्र, इसकी भाषा भी कौन सी है? लौकिक संस्कृत है। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है। या तो ये पूछा जाता है कि भाई वैदिक संस्कृत का नया रूप क्या था, तो वो था लौकिक संस्कृत, क्लियर है। उसके बाद पूछा जाता है कि भाई रामायण की भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत। महाभारत की पूछा जा सकता है। कालिदास की कोई रचना दी जा सकती है, जैसे ऋतुसंहार है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, उनकी भाषा पूछी जा सकती है, तो वो भी लौकिक संस्कृत हो जाएगी। यार नाट्य शास्त्र पूछा जा सकता है, भरतमुनि की रचना जो है नाट्य शास्त्र, कि नाट्य शास्त्र की रचना कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? आप लोगों की लौकिक संस्कृत है। और एक क्वेश्चन अभी क्या बोलते हैं, एलटी-टेट में पूछा गया था कि लौकिक संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या लौकिक संस्कृत के बारे में वर्णन सबसे पहले किसकी रचनाओं में मिलता है? तो पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी, उसमें सबसे पहले लौकिक संस्कृत का वर्णन मिलता है। तो यहां पे आप लोग एक क्वेश्चन को यहां पे ऐड कर देना, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत की विवेचना की गई है, की विवेचना की गई, लौकिक संस्कृत की विवेचना की गई है। अगर मैं ग्रामर की बात करता हूं, तो जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे व्याकरण में कितनी ध्वनियां या कितने वर्ण है? 52 है। वैदिक संस्कृत में भी वर्णों की संख्या 52 थी। इसमें उनमें यानी कि 13 थे स्वर और इसमें 39 थे व्यंजन, लेकिन इसमें जो है वो 4 घट गए थे, तो इसमें 48 ही रही थी संख्या। इतना तो शायद ही पूछा जाए, लेकिन ये मैं ऐसे ही बता दिया आप लोगों के नॉलेज के लिए कि इसमें 52 वर्ण तो थे, इसमें 48 वर्ण थे, लेकिन इसमें 4 वर्ण जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे बाद में, तो वो बात की बात है। लेकिन यहां पे ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामायण की रचना, महाभारत की रचना, या कालिदास की जो रचनाएं हैं, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, उनकी रचना या नाट्य शास्त्र की रचना किस भाषा में हुई है, या फिर लौकिक संस्कृत का प्रयोग, जैसे क्वेश्चन आया था पिछली बारी में कि लौकिक संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो लौकिक संस्कृत यानी कि पाणिनि जी की रचना जो है अष्टाध्यायी में, इसमें उन्होंने सबसे पहले विवेचना की है, किस रचना की, किस भाषा की? दैट इज लौकिक संस्कृत की विवेचना की है। तो ये तो हुई लौकिक संस्कृत। अब देखो क्या हुआ, लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड जो था वो कितना था? मैं टाइम पीरियड को नीचे लिख देता हूं, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। देखो यहां पे थी आपकी भाषा, प्राचीन आर्य भाषा काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहां पे जो भाषा थी वो थी संस्कृत, क्लियर है। संस्कृत दो भागों में डिवाइड होगी, यानी कि पहला प्रकार जो रूप था इसका वो था वैदिक संस्कृत का, दूसरा जो रूप था वो था लौकिक संस्कृत का। वैदिक जो संस्कृत है वो उसमें किसकी रचना हुई, यानी कि उसका टाइम पीरियड जो था वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000, नीचे कर देता हूं, 1000 ईस्वी पूर्व। और लौकिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड था वो था 1000 ईस्वी से, ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। ये हो गया। अभी तो दो चीजें हमारी क्लियर हुई, एक हमारी वैदिक संस्कृत क्लियर हुई, एक हमारी लौकिक संस्कृत। यहां पे अब क्वेश्चन जो बनता है वो यहां पे बनेगा मध्यकालीन आर्य भाषा काल में सबसे ज्यादा।
सेम ऐसा ही यहां पे हुआ, जब वैदिक संस्कृत बोली जा रही थी उसमें कुछ चेंज आए, क्या नाम दिया उसको, लौकिक संस्कृत का नाम दिया। सेम ऐसा ही यहां पे हुआ कि लौकिक संस्कृत जब बोली जा रही थी, देखो लौकिक संस्कृत अब 1000 ईस्वी पूर्व से बोली जा रही थी, कब तक बोली जा रही थी, 500 ईस्वी पूर्व तक बोली जा रही थी। अब निश्चित सी बात है इसमें भी कुछ एक चेंज होना था, तो ठीक वैसे ही लौकिक संस्कृत में भी चेंज हुआ, और जो चेंज हुआ वो किस नाम से जाना गया, वो पाली के नाम से जाना गया, पाली भाषा है। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि पाली भाषा जो है वो किसका विकसित रूप है, तो किसका विकसित रूप है वो, तो वो लौकिक संस्कृत का विकसित रूप है। या ऐसा क्वेश्चन आया कि लौकिक संस्कृत किसका विकसित रूप है, तो वो वैदिक संस्कृत का विकसित रूप है। ठीक है, ऐसे क्रम बाई चलाइए, पहले वैदिक संस्कृत, फिर उससे क्या बनी, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत क्या बनी, पाली भाषा। पाली भाषा का टाइम पीरियड मैं बता देता हूं, ये तो थी देखो 500 ईस्वी तक, ये 500 ईस्वी पूर्व से चली 0 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी तक, यहां पे जन्म हुआ किसका, जीसस का। तो 500 ईस्वी पूर्व से चली ये भाषा। तो अगर आप इस टाइम पीरियड को देखते हो, 500 ईस्वी को देखते हो, तो आप लोग देखते हो कि यहां पे जन्म किसका हुआ है, महात्मा बुद्ध का। इसके आसपास हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, हुआ था कि नहीं हुआ था। पाली भाषा अपने आप में एक श्रेष्ठ भाषा है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है पाली भाषा से। पाली भाषा को इसको प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृत के नाम से जाना जाता है। एक चीज ये होगी, इसे प्रथम देशीय भाषा कहा जाता है, भारत की प्रथम देशीय भाषा कहा जाता है पाली भाषा को, देशीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, मैंने महात्मा बुद्ध का जिक्र यहां पे क्यों किया, देखो 500 ईस्वी इसका समय है, 500 ईस्वी से लेकर 0 ईस्वी तक, यानी कि 500 साल तो ये भाषा भी चली। इसके बीच में आए थे महात्मा बुद्ध, यानी कि पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा जो महत्व था पूरे भारत में, वो किसका था, महात्मा बुद्ध का था। उनका वर्चस्व इस टाइम बहुत फैल रहा था इस टाइम में। ठीक है, हुआ क्या कि जो महात्मा बुद्ध ने, आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहले कहां दिया है, सारनाथ में उन्होंने अपना उपदेश दिया है। तो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध द्वारा जो जो भी उपदेश दिए गए उन उपदेशों को एक ग्रंथ में इकट्ठा कर दिया, यानी कि एक बुक लिखी उनके उपदेशों की, जो जो भी उन्होंने संदेश दिए लोगों को, जन संधारण को जो जो उपदेश दिए उन्होंने, उन उपदेशों को एक बुक में इकट्ठा किया और उस बुक का नाम दिया त्रिपिटक। उस ग्रंथ का नाम है दैट इज त्रिपिटक। जिस तरह से हमारे हिंदुओं की जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक हमारी गीता है, मुसलमानों की कुरान है, ठीक वैसे ही जो है जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उनकी पवित्र पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक पुस्तक जिस भाषा में लिखी थी उन्होंने, जो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे जिस भाषा में लिखी थी, वो भाषा थी पाली भाषा। इसीलिए मैंने इस भाषा का बोध किया। तो पाली भाषा का टाइम पीरियड 500 ईस्वी से लेकर 0 ईस्वी तक। पाली भाषा में किसको देखने मिलते हैं, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी हुई, पाली भाषा। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को किस ग्रंथ में संग्रहित किया है, त्रिपिटक ग्रंथ में। त्रिपिटक ग्रंथ किसने किया, उनके शिष्य ने उसको एक नाम दिया त्रिपिटक। और जो इसके कितने भाग हैं, त्रिपिटक ग्रंथ 3 भागों में विभाजित हो गई है। इसको मैं थोड़ा ऊपर से कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। ये जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा हुआ जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, त्रिपिटक, याद रखना वैसे ये हिस्ट्री का टॉपिक है। यहां पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक इसमें है धम्मपिटक, एक है विनय पिटक, एक है सूत पिटक। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया लिटरेचर में तो मुश्किल है, लेकिन हाँ जीके वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध का जो धार्मिक यानी कि बौद्ध धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक ग्रंथ, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में है। एक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, एक में धर्म संबंधी आचरण है, एक लोगों को उपदेश दिए गए हैं। तो ऐसे अलग अलग 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि त्रिपिटक ग्रंथ की जो भाषा है, यानी कि वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो पाली भाषा में लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका टाइम पीरियड क्या है, वो 500 ईस्वी पूर्व से लेके 0 ईस्वी तक है। ठीक है, त्रिपिटक का एक बहुत ही क्या बोलते हैं, पाली भाषा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याकरण है जिसका नाम है विशुद्धिम, जिसका नाम है विशुद्धिम। नाम थोड़ा सा अजीब हो सकता है, अभी तक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, आगे आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। यह रचना है आचार्य बुद्ध घोष की, आचार्य बुद्ध घोष। ये जो रचना है आचार्य बुद्ध घोष की रचना है। ये कौन सी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी की बात कर रही है,
5वीं शताब्दी की रचना है और ये पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण इसको माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें कि इसे पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण इसको माना जाता है। ये जो विशुद्धिगम है, ये रचना है किसकी? बुद्धघोष की, आचार्य बुद्धघोष की। 5वीं शताब्दी में ये लिखी गई है। पाली भाषा का व्याकरण अगर पूछा जाए, बहुत कम किताबों में ये वाला वर्णन मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये है। आज तक ज्यादातर पूछा गया प्राकृत भाषा का जो ग्रामर लिखा है उसके बारे में ज्यादा पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा का पूछा गया है। हो सकता है आगे वाली जो एग्जाम में पाली भाषा के व्याकरण के बारे में पूछे कि पाली भाषा का व्याकरण किसने लिखा है, तो वो लिखा है आचार्य बुद्धघोष ने लिखा था। वो 5वीं शताब्दी में विशुद्धिमग नाम से लिखा है उन्होंने, और इसे पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण कहा जाता है। तो ये तो पाली भाषा के बारे में हो गया। अब इसी के विकसित रूप, पाली भाषा का जो विकसित रूप है वो भी हमें आगे देखने को मिलता है। पाली भाषा का जो विकसित रूप है वो किस नाम से जाना गया? वो प्राकृत भाषा के नाम से जाना गया, प्राकृत भाषा। और इस भाषा, ये तो एलटी वालों के लिए तो ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहां से 2-3 बार एलटी मिशन में तो यहीं से क्वेश्चन आया है। जैसे पाली का जो समय था वो था 500 ईस्वी पूर्व से लेके 0 ईस्वी तक, और प्राकृत भाषा का जो टाइम पीरियड था वो था 0 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। अब चला आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जिसका जन्म हो गया था, जिनके जन्म के बाद जो संख्या है वो आगे की तरफ काउंट हो रही थी, 1 2 3 4, उससे पहले होती थी 10 9 8 7। प्राकृत भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका ये बनता है, इसको द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। द्वितीय प्राकृत के नाम से इसको किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय प्राकृत के नाम से। पहला प्राकृत के नाम से किसको जाना जाता है? पाली भाषा को, जो कि मैं लिखवा चुका हूं आप लोगों को। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत बोला जाता है, इसको भारत में प्रथम देशीय भाषा भी बोला जाता है, और प्राकृत भाषा को क्या कहा जाता है? द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा तो देखी, कौन सी है? वो पाली भाषा है। महावीर जैन का नाम भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, महावीर जैन। महावीर जैन के जो उपदेशों की जो भाषा है वो कौन सी है? वो आप लोगों की प्राकृत भाषा है। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, महावीर जैन लिखवा देता हूं, महावीर जैन के उपदेशों की भाषा, उपदेशों की भाषा। एक चीज तो आप लोगों को ये है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार कमीशन में पूछा जा चुका है, कि प्राकृत भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है? पाणिनि के बारे में मैंने बता दिया कि पाणिनि कौन था, जिसने विश्व का पहला व्याकरण लिखा था संस्कृत भाषा का। तो प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था? प्राकृत भाषा का अगर पहला व्याकरण पूछे, पहला, अगर आप लोगों से पहला व्याकरण पूछे तो वो लिखा था बररुचि जी ने। बररुचि ने लिखा था, किस नाम से? प्राकृत प्रकाश के नाम से। प्राकृत प्रकाश के नाम से लिखा, पहला व्याकरण लिखा इसने, बररुचि ने। परंतु अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि प्राकृत भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ व्याकरण किसने लिखा है प्राकृत भाषा का, तो वो लिखा है हेमचंद्र जी ने। और ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं, प्राकृत भाषा का पाणिनि, प्राकृत भाषा का पाणिनि, अगर प्राकृत भाषा के पाणिनि की अगर बात करें तो वो हुआ आप लोगों का हेमचंद्र। ये वही हेमचंद्र है जिसने आप लोगों की रचना लिखी है शब्दानुशासन, जो कि 2 बार आप लोगों के पेपर में कंटिन्यू पूछी गई है कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन किसकी रचना है, या सिर्फ हेम शब्दानुशासन किसकी रचना है। तो एक तो ये रचना है, इसकी रचना लिखवा देता हूं, प्राकृत व्याकरण है रचना का नाम, प्राकृत व्याकरण। एक रचना तो इसकी ये है, एक रचना इसकी ये है शब्दानुशासन। ये रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये 2 है सुपर मोस्ट। एक तो प्राकृत व्याकरण, जो कि इसी रचना के कारण जो है इसको प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है, क्लियर है। और दूसरा है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन भी किसकी रचना है? वो भी हेमचंद्र की है। इसमें 3 भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं, प्राकृत के देखने को मिलते हैं, हमें अपभ्रंश भाषा के देखने को मिलते हैं, और संस्कृत भाषा के देखने को मिलते हैं इस भाषा में। ये के बारे में
हेमचंद्र जी के बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे हम जब हम प्राकृत यानी कि आदिकाल में पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य, वहां पे हम इनका जन्म पढ़ेंगे, इनका निधन पढ़ेंगे, इनका मूल नाम क्या था, इनको क्या उपाधियां दी गई थी, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में विशेष तथ्य क्या क्या है, किस विद्वान ने इनको क्या क्या बोला है, वो तो पढ़ेंगे हम जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी सिर्फ ये जाना है कि प्राकृत भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो वो हेमचंद्र जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक व्याकरण लिखा था, दैट इज प्राकृत व्याकरण। इसी रचना के आधार पर इनको प्राकृत का व्याकरण पाणिनि कहा जाता है। एक रचना इनकी और है, इसको यहीं पे लिख लो, दैट इज शब्दानुशासन। पूरा नाम सिद्ध हेम शब्दानुशासन था इस रचना का नाम। और इसमें 3 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, अपभ्रंश के शब्द मिलते हैं, इसमें प्राकृत के शब्द मिलते हैं और संस्कृत भाषा के शब्द मिलते हैं। एक चीज तो ये होगी। अच्छा, ये अगर पाली प्राकृत के बारे में हो गया तो थोड़ा सा और जान लेते हैं आगे। अब देखो, प्राकृत से आगे एक और भाषा आई। प्राकृत का टाइम पीरियड क्या था, हमने देखा कि 0 से लेके 500 ईस्वी तक हो गया प्राकृत का समय। अब प्राकृत में भी कुछ एक चेंज ऐसे आगे आए थे जिसको नाम दिया अपभ्रंश का नाम। और हिंदी का आधार जो है, हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप जो देखने को मिला था, वो इसके आगे वाले रूप में देखने को मिला था, जिसका नाम था अपभ्रंश। ये अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आया कि हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप देखने को कहां मिला था, तो वो अपभ्रंश साहित्य में या अपभ्रंश भाषा में देखने को मिला था। अपभ्रंश में जो है हिंदी के कुछ एक नमूने जो है छोटे छोटे वो देखने को मिले थे, यानी कि कुछ कुछ चीजें जो है हिंदी की देखने को मिली थी। इसका समय की अगर मैं बात करता हूं तो वो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक है। 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक है किसका, अपभ्रंश साहित्य का समय। अच्छा ठीक है, अब आता है कि भाई अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है, वैसे इसका अर्थ बिगड़ा हुआ भी लिया है, या फिर इसका अर्थ पतन भी लिया है, या गिरा हुआ इसका अर्थ लेते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, किसी बुक इसका अर्थ बिगड़ा हुआ भी किसी ने लिया है, बिगड़ा हुआ, या इसका अर्थ गिरा हुआ भी लिया है किसी ने, गिरा हुआ, या इसका अर्थ किसी ने पतन भी लिया है कि भाई भाषा का पतन होना शुरू हो गया था। तो इस तरह से भी क्या बोलते इसका अर्थ लिया था। लेकिन अपभ्रंश भाषा में आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी। अपभ्रंश भाषा में ये जो टाइम पीरियड है 500 से लेके 1000 ईस्वी है, इसमें एक भाषा और साथ में आई थी जिसका नाम था अभट्ट भाषा। इसी में एक भाषा और आगे विकसित हुई थी जिसका नाम था अभट्ट भाषा। ये वही भाषा थी जिसका प्रयोग किसने किया है, विद्यापति ने किया है अपनी रचना कौन सी, कीर्तिलता में। तो विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, उसमें उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, अभट्ट भाषा। इस भाषा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेचर की दृष्टि से। तो पहले मैं ये पीछे वाला थोड़ा सा मिटा देता हूं, बाद में इसका डायग्राम लास्ट में बना देता हूं फिर से। अगर मैं बात करता हूं अभट्ट भाषा के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। सबसे पहले तो आता है अभट्ट भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो अभट्ट भाषा का प्रयोग आप लोग देखो, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ज्योतिश्वर, ज्योतिश्वर ठाकुर आप लोगों ने सुना होगा, लिटरेचर में एक रचनाकार है। इसकी रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी रचना वर्ण रत्नाकर में सबसे पहले अभट्ट भाषा का प्रयोग किया। अभट्ट भाषा का प्रयोग किया। क्लियर है एक चीज, ठीक है। दूसरी आती है बारी कि अभट्ट भाषा को नाम किसने दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभट्ट भाषा को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया है, अभट्ट भाषा को देसिल बयाना किसने कहा है, अभट्ट भाषा को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है। तो ये चीज देख लेते हैं। अभट्ट भाषा को नामकरण, टॉपिक का नाम ये देता हूं, पहले मैं ये वाली चीज मिटा देता हूं, उसके बाद अभट्ट भाषा का नामकरण ठीक है। अभट्ट भाषा का नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अभट्ट को पुरानी हिंदी कहा था। यह क्वेश्चन बनता है सुपरमोस्ट कि अभट्ट भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो वो किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगर मैं बात करूं विद्यापति की, कि विद्यापति ने अभट्ट भाषा को क्या नाम दिया है, तो विद्यापति ने अभट्ट भाषा को नाम दिया है देसिल वयाना। ये उनकी पंक्ति में भी ये वाले शब्द देखने को मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात करता हूं,
रामचंद्र शुक्ल ने जो है अब्बड़ भाषा को नाम दिया है प्राकृत भाषा हिंदी। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने जो है अब्बड़ भाषा को जो नाम दिया है वो दिया है प्राकृत भाषा प्राकृत भाषा हिंदी। और अगर मैं बात करूं दैट इज अब्दुल रहमान, यानी कि अब्बट भाषा को अबहट भाषा का नाम किसने दिया, तो वो दिया अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, ये वही अब्दुल रहमान है जिसकी रचना का नाम क्या है, संदेश रासक, जिसको आप पढ़ते हो। अब्दुल रहमान संदेश रासक नहीं, इसने क्या नाम दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया प्राकृत भाषा हिंदी, और अब्दुल रहमान ने दिया इसको अबहट भाषा को अबहट भाषा का नाम, अबहट भाषा का नाम। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया, अबुड भाषा को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया, अबुड भाषा को क्या देसिल बयाना नाम किसने दिया, अबुड भाषा को प्राकृत भाषा हिंदी किसने दिया, अबुड भाषा को अबुड का नाम किसने दिया, तो वो दिया किसने, अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान, इकट्ठा कर देना इसको। अगर पूछें कि भाई अब्दुल, ये जो अबड भाषा है इसका समय क्या है, तो याद रखना इसका समय विद्वानों ने अलग अलग माना है, मैं पहले बता देता हूं। किसी विद्वान ने माना है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 800 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक है, लेकिन किसी ने माना है कि इसका समय जो है वो 900 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक है। तो अगर ज्यादा सही हुआ तो आप लोगों का 800 से लेके 1100 ईस्वी तक ज्यादा सही हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन में आगे तो अबड भाषा का जो समय था वो था ये वाला। क्लियर है। अबड भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ज्योतिश्वर ठाकुर एक हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं, उन्होंने एक ग्रामर एक व्याकरण लिखा है ना, जो वर्ण रत्नाकर जो रचना है उनकी, वो ग्रामर है बेसिकली एक तरह से। उसमें सबसे पहले उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, दैट इज अबड भाषा के बारे में सबसे पहले वर्णन उसमें किया है। ठीक है, किसने, ज्योतिश्वर ठाकुर ने। ओके, ये तो हो गया अबड भाषा के बारे में, हमने थोड़ा सा देखा था। लेकिन अब बात हमारे अपभ्रंश की चली हुई थी, बात किसी की चली हुई थी, अपभ्रंश की। अच्छा, बात हो रही है अपभ्रंश की। अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है वैसे अगर देखा जाए तो। अपभ्रंश भाषा का पाणिनि, अपभ्रंश भाषा का पाणिनि की बात कर रहा हूं। पाणिनि मतलब जिसने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण लिखा है, सर्वश्रेष्ठ व्याकरण लिखा है, तो वो लिखा है आपके स्वयंभू ने, स्वयंभू ने। ठीक है, अगर पूछे आप लोगों को कि भी अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को एक दो नाम और भी दिए हैं, इसको यहां पे क्लियर कर देते हैं। पहले मैं ये सारा मिटा देता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा अपभ्रंश भाषा के बारे में थोड़ा डीपली चलते हैं, तब जाके आप लोगों का अपभ्रंश भाषा आप लोगों को समझ में आएगा, तब जाके आप लोग आगे भाषा का विकास जो है वो कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं, देखो ये थी आप लोगों की भाषा अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा। ठीक है, इसका जो हमने टाइम देखा, हमने बोला कि इसका 500 से लेके कब है इसका समय, 1000 ईस्वी। क्लियर है। हमने देखा कि इसमें जो एक भाषा और आगे निकल के आई वो कौन सी थी, वो थी अबड भाषा, अबड भाषा। ठीक है, अबड भाषा का हमने टाइम देखा कितना था, 800 से लेके 1100 ईस्वी। इसको छोड़ दो, इसको हमने देख लिया कि इसके बारे में किस किस विद्वान का क्या कथन था, वो हमने देख लिया। हम बात कर रहे थे अपभ्रंश भाषा की। हमने बोला अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है। अगर मैं अपभ्रंश भाषा के पाणिनि की बात कर रहा हूं, तो अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, क्या बोलते हैं, हेमचंद्र, हेमचंद्र माफ करना, स्वयंभू को कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि। क्लियर है, स्वयंभू को। इस स्वयंभू को जो है वो अपभ्रंश का, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्योंकि इसने रचना लिखी थी ना एक, स्वयंभू ने। कौन सी रचना लिखी थी, पौमचर्यू, है ना। हालांकि इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, स्वयंभू के बारे में, स्वयंभू का जन्म कब हुआ, इसको क्या क्या नाम दिए गए, मतलब इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, विद्वानों के क्या क्या कथन है इसके बारे में, वो तो हम आदिकाल में देखेंगे। लेकिन अभी बात हुई थी कि भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्वयंभू को। अगर मैं क्वेश्चन यहां पे एक और ऐड कर दूं कि अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास किसको कहा जाता है, वेद व्यास, तो अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास जो कहा जाता है वो कहा जाता है पुष्पदंत को, पुष्पदंत को। क्योंकि पुष्पदंत ने कौन सी रचना लिखी थी, महापुराण लिखा था ना, कि लिखा था, महापुराण, जो कि किस पे बेस्ड है, महापुराण जो बेस्ड है पूरी तरह किस पे बेस्ड है, महाभारत पर। ये जो रचना है इसकी किस पर बेस्ड है, महाभारत पर। इसीलिए इसको क्या कहा गया,
अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास। और ये जो रचना है पौमचर्य, ये किस पे बेस्ड है? पूरी तरह रामायण पर बेस्ड है, यानी कि राम कथा पर पूरी तरह बेस्ड है। राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है इसमें, इसीलिए इसको क्या कहा गया? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि। और पुष्पदंत को क्या कहा गया? अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास, क्योंकि वेद व्यास ने क्या लिखी है? महाभारत लिखी है, तो इसने क्या लिखा? अपभ्रंश भाषा में महाभारत लिखी, मतलब किस नाम से? महापुराण नाम से। तो ये दो क्वेश्चन यहां पे भी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास किसको कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा लास्ट में और थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो अपभ्रंश भाषा, आप लोग जानते होंगे कि अपभ्रंश भाषा जो है आगे चलकर 7 रूपों में डिवाइड हो गई थी। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या बोला कि जो अपभ्रंश भाषा है ये आगे चलकर 7 रूपों में डिवाइड होगी। जैसे मैं बोलूं कि भाई पौशाची, खश, शौरसेनीय भ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, है ना, महाराष्ट्री, इस तरह से 7 रूपों में डिवाइड हो गए थे। लेकिन कुछ और जो विद्वान थे, जो सर्वमान्य मत हुआ, उन्होंने बोला नहीं, खश और ब्राह्मण जो है वो इसमें नहीं आएंगी, तो ये 7 रूप ही होंगे, 7 से 5 रूप ही होंगे, 7 रूप नहीं है इसके। तो 5 रूप उसमें थे, उससे 5 बोलियां निकाली गई, 5 उपभाषाएं निकाली गई, और 5 भाषाओं से 17 बोलियां निकाली गई। तो वो डायग्राम तो हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास 5 उपभाषा और 17 बोलियों के मेल से, बोलियों के मेल से हुआ, मेल से हुआ है। एक क्वेश्चन ये यहां पे ये भी बन जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का अपभ्रंश भाषा से। अगर क्वेश्चन ये भी आ गया कि हिंदी का आरंभिक रूप कौन सी भाषा में देखने को मिलता है, तो वो भी कौन सी भाषा में देखने को मिलता है? अपभ्रंश भाषा में ही देखने को मिलता है सर्वप्रथम। ठीक है। और विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्तिताका वैसे दोनों मानी गई है, उनकी भाषा भी कौन है? उनकी भाषा है अभट्ट, है ना, जो कि मैंने पहले करवाया है आप लोगों को अभट्ट भाषा के बारे में। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, एक बार लास्ट में पूरा डायग्राम में फिर से थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं, नहीं तो तुम्हारे माइंड में आगे पीछे हो गया होगा। तो इस डायग्राम को मैं पूरा करवा देता हूं। तो मैंने ये करवाया था आप लोगों को, दैट इज प्राचीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल, और तीसरा था आधुनिक आर्य भाषा। इस तरह से ये 3 भागों में विभाजित थी। इसका जो मैंने समय बताया था वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक था, 500 ईस्वी पूर्व तक था। ये जो थी वो 500 ईस्वी पूर्व से, इस डायग्राम को बना लेना, याद रख लेना इसको, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, और ये 1000 के बाद अब तक। यहां पे 2 भागों में डिवाइड होगी थी संस्कृत, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। इसका जो समय था वो था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इसका जो समय था 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। यहां पे जो भाषाएं हैं वो 3 भागों में डिवाइड हो गई थी। एक का नाम था पाली, एक का नाम था प्राकृत, एक का नाम था अपभ्रंश। पाली का जो समय था वो 500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी तक था। इसका था 0 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। इसका था 500 से लेके 1000 ईस्वी तक। और यहां पे आधुनिक आर्य भाषा में बहुत सारी भाषाएं हुई थी। क्वेश्चन हम यहां पे पहुंचे हैं अपभ्रंश भाषा में। इसके आगे के क्लास में जो रहेगा, ये जो अपभ्रंश भाषा है ये आगे चलकर 7 रूपों में डिवाइड हो गई थी, जो कि भोलानाथ तिवारी ने माना था। शौरसेनीय भ्रंश, अर्धमागधी भ्रंश, मागधी, खश, पौशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, इस तरह से 7 भागों में डिवाइड हो गई थी। लेकिन सर्वमान्य मत यह है कि 5 ही भागों में ये डिवाइड हुई थी। तो इसमें से हम पहले वो 5 भाषाएं निकालेंगे, उसमें से 5 उपभाषाएं निकालेंगे, उपभाषाएं। उन 5 उपभाषाओं से 17 बोलियां बनाएंगे पूरे के पूरे बोर्ड पे। तब जाके हम देखेंगे
कि हिंदी का विकास जो है वो कौन कौन सी उपबोलियों और कौन कौन सी उपभाषाओं के योग से हुआ है। आज की क्लास में ये था, मेनली आप लोगों का ये है कि इसमें किस किस की रचना हुई है, चाहे जैसे आप वेद हैं इसमें, या मैं इसमें बोलूं उपनिषद है, इसमें वेद है, उपनिषद है इसमें, या संहिताएं इसमें है। अगर मैं इसमें बोलूं लौकिक संस्कृत में रामायण है, इसमें महाभारत है ना, इसमें कालिदास की रचनाएं हैं, या संस्कृत की जो रचनाएं महान महान पुरुष हुए। पाली में बात करता हूं महात्मा बुद्ध के उपदेश है इसमें त्रिपिटी ग्रंथ लिख देता हूं मैं, त्रिपिटी। और प्राकृत में महावीर जैन। एक चीज और आप लोगों ने यहाँ पे छूट गई, जैसे अशोक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, अशोक जिसने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। तो उसके शिलालेख देखने को मिलते हैं, हिमाचल में भी है, मध्य प्रदेश में भी उसके शिलालेख देखने को मिलते हैं। उन शिलालेखों पे जिस भाषा में लिखा गया है, जिस लिपि में लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड, ज्यादातर देखने को मिला है प्राकृत में, और कहीं कहीं पाली में भी देखने को मिले हैं। तो ये याद रखना, अशोक के शिलालेखों की भाषा वैसे प्राकृत है, लेकिन कहीं कहीं पाली भी देखने को मिली है। तो इसमें तो महावीर जैन के हो जाएंगे, महावीर जैन के उपदेश हो जाएंगे इसमें ना, के उपदेश। और बाकी जो मैंने बताया था कि प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। प्राकृत व्याकरण उसका व्याकरण था, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी उसका व्याकरण था, ठीक है। और दूसरा है आपको अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा के बारे में मैंने बता दिया। अपभ्रंश का पाणिनि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है, उसी को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है, उसने रचना लिखी थी महापुराण, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वेद व्यास कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने एक भाषा और आप लोगों को निकाली थी, और उस भाषा का नाम था अब्बट भाषा। अब्बट भाषा जिसका टाइम पीरियड जो था वो 800 से लेके 1100 ईस्वी तक था। और अब्बट भाषा में बहुत सारी रचना हुई, जैसे विद्यापति की जो रचना है, विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो है वो अब्बट भाषा में ही लिखी गई है, ठीक है। तो अब्बट भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है, और सबसे पहला प्रयोग तो इसका वर्ण रत्नाकर में मिलता है। ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है उसमें सबसे पहले अब्बट भाषा का यूज देखने को मिलता है। और अब्बट भाषा का नाम किसी ने क्या दिया है, शुक्ल ने क्या नाम दिया है, या आप कह सकते हैं कि भाई विद्यापति ने क्या नाम दिया है, अब्दुल रहमान ने क्या नाम दिया है अब्बट भाषा को, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिए। उसके बाद अभी विशेष तथ्य, अब तक के विशेष तथ्य कुछ और बच गए हैं करवाने को, वो चीजें अलग है करवाने को। उसके बाद कल की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसको 5 भागों में डिवाइड किया जाएगा, उसमें से उपभाषाएं निकाली जाएंगी, उसमें से बोलियां निकाली जाएंगी 17। फिर बोला जाएगा कि भाई क्या बोलते हैं, शौर सेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली है। जैसे मैं बोलता हूं पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, या मैं ये बोलता हूं कि जैसे पहाड़ी जो है, पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, या छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से निकली है। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये यहां से बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो अपभ्रंश भाषा का विकास करेंगे, जो कि 7 भागों में, वहां से 5 उपभाषाएं, वहां से 17 बोलियां। तो इस तरह से आज की क्लास यहां पे हो जाती है खत्म। ये भाषा का उद्भव और विकास था, यह कैसे भाषा बनी, कौन सी भाषा पहली थी, कौन सी दूसरी थी, कौन सी प्रथम प्राकृत है, कौन सी द्वितीय प्राकृत है, कौन सी तृतीय प्राकृत है। तो इस तरह से आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, विराम देते हैं। बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारी क्लास को प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारत में सबसे ज्यादा बोली कौन सी बोली जाती है, बोली कौन सी बोली जाती है। ये क्वेश्चन रहा कल के लिए, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों बोली जाती है और कितनी बोली जाती है। और इस तरह से आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।